जरा एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि एक रात एक भीषण हमला होता है। हाँ, बिल्कुल। और केवल 12 घंटों के भीतर आसमान से 900 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिरती हैं। देश का सर्वोच्च नेता मारा जा चुका है, जो कि किसी भी देश के लिए एक बहुत बहुत भयानक स्थिति है। हाँ, और वायु रक्षा प्रणाली तो पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो ऐसे हालात में किसी भी सरकार का पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब शायद कोई कड़ा सैन्य पलटवार या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपातकालीन बैठकें? साधारण तौर पे तो यही उम्मीद की जाती है। राइट। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकार का एक बहुत बड़ा जवाब ये होता है कि वो सोशल मीडिया पर टेलीटबीज कार्टून का एक व्यंग्यात्मक बीम पोस्ट करती है। मतलब सुनने में ये किसी भद्दे मजाक जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस मौजूदा युद्ध में सचमुच यही हो रहा है। द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम सिर्फ बमों और हथियारों वाले युद्ध की नहीं, बल्कि उस समानांतर युद्ध की बात करेंगे जो हमारे और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन्स पर लड़ा जा रहा है। ये वाकई एक ऐसी स्थिति है जिसे समझना आज के दौर में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे सामने जो स्रोत और रिसर्च पेपर्स हैं ना, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक युद्ध, या जिसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ, वो पुराने जमाने वाले तरीके अब नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। पहले युद्ध के दौरान आसमान से पर्चे गिराए जाते थे या चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे। लेकिन आज AI जनरेटेड वीडियोस, लेगो एनिमेशंस और वीडियो गेम के फुटेज ने उन पुराने तरीकों की जगह ले ली है। सही बात है। और हम आज इसी बात की तह तक जाएंगे कि ये डिजिटल दूसरा मोर्चा कैसे काम करता है। पर इस दिलचस्प विषय में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ करना जरूरी है। हाँ, जो कि हमारी निष्पक्षता को लेकर है। बिल्कुल। आज हम अपनी इस चर्चा में जिन भी स्रोतों और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें अत्यधिक राजनीतिक और काफी संवेदनशील सामग्रियां शामिल हैं। मतलब इनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह की विचारधाराएं मौजूद हैं। और मेरी तरफ से भी ये जोड़ना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी पक्ष, सरकार या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। एकदम सही। हमारा एकमात्र लक्ष्य उन मूल स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि हम समझ सके कि ये मीम वॉर आखिर लड़ा कैसे जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी स्थिति को देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हों। मतलब एक तरफ असली दुनिया है जहां सचमुच बम गिर रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ इंटरनेट की एक अजीब सी दुनिया है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता और देशों के आधिकारिक दूतावास आपस में किसी इंटरनेट ट्रोल्स की तरह लड़ रहे हैं। ये तुलना काफी सटीक है। लेकिन इस डिजिटल युद्ध को समझने के लिए हमें पहले उस भौतिक युद्ध को समझना होगा जिसने इस पूरे मीम वॉर को ट्रिगर किया। राइट। तो स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? तो देखो, ये शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी। स्रोतों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा छिटपुट हमला नहीं था। केवल 12 घंटों के अंदर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और टॉमाहॉक मिसाइलों ने 900 से अधिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया। बाप रे, 12 घंटे में 900 ठिकाने? बिल्कुल। और इस हमले का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे रहे। मतलब पारंपरिक सैन्य नजरिए से देखा जाए तो किसी भी देश की कमर तोड़ने के लिए इतना बड़ा हमला काफी होता है। और जाहिर है कि ईरान ने इसका जवाब अपने पारंपरिक तरीकों से दिया भी। मतलब उन्होंने खाड़ी में सस्ते लेकिन घातक ड्रोन दागे, होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। हाँ, और दुनिया भर में तेल की कीमतें उछलकर सीधा 1970 के दशक वाले संकट के स्तर पर पहुंच गईं। ये सब तो पेंटागन को पहले से पता था। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसके बाद ईरान ने वो दूसरा मोर्चा खोल दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक ऐसा मोर्चा जहां उन्हें किसी भी लड़ाकू विमान या एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही नहीं थी। और यहां हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट कल्चर के इस नए युद्ध क्षेत्र की। क्लेमसन यूनिवर्सिटी के मीडिया फोरेंसिक्स हब के शोधकर्ताओं ने इस पर एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया है। अच्छा, उसमें क्या सामने आया? उन्होंने पाया कि 28 फरवरी के हमले के तुरंत बाद
अचानक से इंटरनेट का मिजाज पूरी तरह से बदलने लगा। वेट 1 मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर मैं थोड़ा तार्किक रूप से सोचूं, हाँ बताइए। जब किसी देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उनके शीर्ष नेता मारे गए हैं, तो वो देश अपना कीमती समय और पैसा, मतलब ये सब इंटरनेट मीम्स बनाने में क्यों बर्बाद करेगा? क्या ये जलते हुए घर को पानी की पिचकारी से बुझाने जैसा नहीं है? पहली नजर में ये एकदम ऐसा ही लगता है, लेकिन क्लेमसन यूनिवर्सिटी का शोध एक अलग ही कहानी बताता है। इसे सैन्य कूटनीति की भाषा में असममित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ओके, मतलब एक तरफा लड़ाई? हाँ, कुछ वैसे ही है। देखो, ईरान ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो हथियारों या रक्षा बजट के मामले में अमेरिका का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल, अमेरिका की सैन्य ताकत तो बहुत विशाल है। सही कहा, लेकिन डिजिटल दुनिया के नियम एकदम अलग होते हैं। एक स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एआई द्वारा बनाया गया एक व्यंग्यात्मक मीम किसी भी मिसाइल से ज्यादा तेजी से यात्रा करता है। और इसमें कोई भौतिक जनहानि भी नहीं होती। एग्जैक्टली, बिना किसी जनहानि के ये दुश्मन के मनोबल को गहरी चोट पहुंचा सकता है। अच्छा, तो ये मार्शल आर्ट्स के उस खेल जैसा है ना, जिउ-जित्सु, हाँ, जहां आप विरोधी की भारी ताकत से सीधे नहीं टकराते, बल्कि उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। अमेरिका के पास पॉप कल्चर का प्रभाव है, तो ईरान उसी पॉप कल्चर को अपना हथियार बना रहा है। ये एकदम सटीक उपमा दिया आपने। क्लेमसन यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स जो एक दिन पहले तक स्कॉटिश आज़ादी या आयरिश राष्ट्रवाद का समर्थन करने का दिखावा कर रहे थे, उन्होंने रातों रात अपना चोला बदल लिया। मतलब अकाउंट्स वही रहे, बस कंटेंट बदल गया। बिल्कुल, वे अचानक से स्पष्ट रूप से ईरानी प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। उनका उद्देश्य बहुत सीधा था, अमेरिकन नैरेटिव को कमजोर करना और पश्चिमी देशों को मनोवैज्ञानिक रूप से थकाना। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ईरान आखिर बना क्या रहा है। मतलब वो मीम्स हैं किस तरह के? वो काफी अजीब और क्रिएटिव हैं। हाँ, उदाहरण के लिए स्रोतों में जिक्र है कि ईरानी मीडिया ने लेगो किरदारों का इस्तेमाल करके कुछ एनिमेटेड वीडियो बनाए। एक वीडियो में एक छोटा सा लेगो वाला डोनाल्ड ट्रंप दिखाया गया है, जो हॉर्मुज़ में अमेरिकी जहाज़ों पर हमले की खबर सुनकर घबराहट में अपना पसीना पोंछ रहा है। और सिर्फ लेगो ही नहीं, उन्होंने उस कार्टून का भी इस्तेमाल किया जो पश्चिमी देशों के छोटे बच्चे देखते हैं, टेलेटबीज। टेलेटबीज? हाँ, एक बहुत ही वायरल एनिमेटेड वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को टेलेटबीज के रूप में दिखाया गया है। उस वीडियो में ट्रंप यूरोपियन नेताओं के सामने घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांग रहे हैं और इमैनुअल मैक्रोन उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन टेलेटबीज ही क्यों? मेरा मतलब है, एक इतने गंभीर युद्ध में बच्चों के कार्टून का क्या काम? और यही तो इस प्रोपेगेंडा की असली ताकत छुपी है। देखो, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के नेता को एक छोटे बच्चे के कार्टून के रूप में दिखाते हैं, तो आप दरअसल उनका शिशुकरण या इन्फेंटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। ओहो, मतलब उनकी गंभीरता को खत्म कर देना। एकदम सही। ये रणनीति किसी भी राजनीतिक भाषण से ज्यादा तेजी से एक सुपर पावर के अजेय होने के उस आभामंडल को तोड़ देती है। ये दर्शकों के दिमाग में डाल देती है कि ये नेता ताकतवर नहीं बल्कि असहाय और मजाकिया हैं। ये तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार है। वे अमेरिकी संस्कृति को ही अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने तो कैमरे के सामने आकर बिल्कुल साफ अंग्रेजी में कहा, हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। हाँ, ये तो ट्रंप का ही मशहूर डायलॉग है। बिल्कुल, जो ट्रंप अपने रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस में लोगों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कूटनीतिक ट्रोलिंग सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। विश्व भर में फैले ईरानी दूतावास भी इस मीम वॉर में एक पूरी सेना की तरह काम कर रहे हैं। दूतावास भी? हाँ, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। उसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए ताबूत तैरते हुए दिखाए गए थे। ओफ, और उसी दूतावास ने एक और मीम पोस्ट किया जिसने कूटनीति की सारी सीमाएं ही लांघ दी। वो स्टीयरिंग व्हील वाला। हाँ, जब अमेरिका ने हॉर्मुज़ में संयुक्त नियंत्रण का प्रस्ताव रखा, तो उसके मजाक में उन्होंने एक कार की तस्वीर डाली। उस कार में 2 स्टीयरिंग व्हील लगे थे, एक असली और दूसरा बच्चों के खेलने वाला वो रंग बिरंगा प्लास्टिक का स्टीयरिंग व्हील। मतलब संदेश एकदम स्पष्ट था कि अमेरिका इस क्षेत्र में एक चित्त की तरह बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने तो इजराइल के अस्तित्व पर ही तंज कस दिया। उन्होंने पोस्ट किया कि इजराइल का कुल इतिहास
तो उनके दूतावास के प्रांगण में लगे पेड़ों की उम्र से भी छोटा है। और अपने मीम्स में वो जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स, अमेरिकी शेयर बाजार की गिरावट और गैस के बढ़ते दामों का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ना मेरे दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा है। क्या? ईरान एक बेहद सख्त और सत्तावादी सरकार है। वहां इंटरनेट पर भारी पाबंदियां हैं। तो ऐसा देश अचानक से इंटरनेट के हास्य, इन डैंक मीम्स और पश्चिमी पॉप कल्चर में इतना माहिर कैसे हो गया? मतलब ये कोई ऐसी प्रतिभा तो नहीं है जो रातों रात पैदा हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2009 के इतिहास में जाना होगा। अच्छा, 2009 में ऐसा क्या हुआ था? उस साल ईरान में चुनाव के नतीजों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें ग्रीन मूवमेंट कहा जाता है। उस समय युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार की क्रूर कार्रवाई को पूरी दुनिया के सामने ला दिया था। हाँ, मुझे याद आ रहा है। नेदा आगा सुल्तान नाम की एक युवती की मौत का वीडियो वायरल हो गया था। यानी उस समय सरकार इंटरनेट के मोर्चे पर बुरी तरह हार गई थी। बिल्कुल, और उस हार ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक दिया। उन्हें समझ आ गया कि वे सिर्फ इंटरनेट बंद करके इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक विशाल मीडिया इकोसिस्टम खड़ा करने में भारी निवेश किया। ओवज आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं बनाई गईं। उन्होंने देश के युवा डिजिटल क्रिएटर्स, एनिमेटर्स और उन युवाओं को पैसे और संसाधन दिए जो मीम कल्चर में पले बढ़े हैं। अच्छा, तो वे मूल रूप से उन डिजिटल युवाओं को काम पर रख रहे हैं जो उत्पीड़क बनाम शोषित के नैरेटिव को अच्छे से समझते हैं और उसे इंटरनेट की भाषा में ढाल सकते हैं। हाँ, ये वही युवा हैं जो जटिल भू राजनीतिक मुद्दों को 15 सेकंड के टिकटॉक या एक्स के मीम में बदल सकते हैं। इसलिए आज जो हमें उनकी अचानक आई कुशलता लग रही है, वो दरअसल पिछले 1.5 दशक की सोची समझी तैयारी का नतीजा है। वाओ! तो ये बात साफ है कि ईरान हमारी ही पॉप कल्चर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका, जो खुद हॉलीवुड और गेमिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है, वो चुप तो नहीं बैठा होगा। जब ईरान इस डिजिटल युद्ध में अपनी पैठ बना रहा है, तो व्हाइट हाउस इसका जवाब कैसे दे रहा है? अमेरिका का पलटवार बहुत ही आक्रामक और काफी शोर शराबे वाला है। वे कूटनीति की भाषा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं वो? स्रोतों से पता चलता है कि व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन युद्ध के असली फुटेज को ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, निंटेंडो वाई स्पोर्ट्स, हैलो और टॉप गन जैसे लोकप्रिय वीडियो गेम्स और फिल्मों के साथ एडिट करके शेयर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब मैंने भी उन वीडियोस के बारे में पढ़ा है। एक वायरल मीम में तो अमेरिका को एक भारी बोलिंग बॉल के रूप में दिखाया गया है, जो गली में लुढ़कते हुए ईरान रूपी बोलिंग पिन्स को एक झटके में उड़ा देती है। और इन वीडियोस की पहुंच देखिए। व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए ऐसे वीडियोस ने कुछ ही दिनों में 100 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस बटोरे हैं। 100 मिलियन? हाँ, और वे सिर्फ वीडियो नहीं, भाषा भी बदल रहे हैं। रक्षा सचिव पीट हेगेसेथ ने अपना पदनाम बदलकर आधिकारिक तौर पर युद्ध सचिव या सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर लिया है। ये तो एक अति पुरुष या कहें हाइपर मैस्कुलिनिटी का संदेश देने वाली रणनीति लग रही है। बिल्कुल, प्रशासन ये दिखाना चाहता है कि वे किसी से माफी नहीं मांगेंगे और वे अपनी सैन्य ताकत को लेकर पूरी तरह से आक्रामक हैं। एक मिनट रुकिए। मुझे ना ये बात बहुत परेशान कर रही है। क्यों, क्या हुआ? देखो, एक तरफ असली दुनिया है जहां इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई जा रही है। रिपोर्ट बताती हैं कि 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। मेनाब शहर के एक स्कूल पर बम गिरा, जिसमें 170 ईरानी नागरिक, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चियां थीं, वो मारी गईं। हाँ, जो कि बहुत ही दुखद है। और युद्ध का खर्च $1 बिलियन प्रतिदिन आ रहा है। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस आधिकारिक तौर पर कॉल ऑफ ड्यूटी वाले एडिट्स शेयर कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या वहां किसी भी पीआर रणनीतिकार ने उन्हें नहीं रोका? ये तो सीधे सीधे मौत को मनोरंजन बनाने जैसा हुआ ना। इसे संचार विज्ञान की भाषा में युद्ध का गेमिफिकेशन कहते हैं। गेमिफिकेशन? हाँ। जब कोई सरकार युद्ध को एक वीडियो गेम या एक्शन फिल्म के ट्रेलर की तरह पेश करती है, तो वो असल में हिंसा को सामान्य और एकदम तुच्छ बना रही होती है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? इससे तो उनकी ही छवि खराब होगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब युद्ध एक वायरल ट्रेंड या एक मीम बन जाता है, तो समाज, जनता और संसद आलोचनात्मक सवाल पूछना बंद कर देते हैं। ओ, आप समझी। एक लोकतांत्रिक देश में सेना को युद्ध के लिए जनता की मंजूरी और समर्थन चाहिए होता है।
लेकिन अगर जनता युद्ध को एक गेम मान ले तो कोई ये नहीं पूछता कि इस युद्ध का अंत क्या होगा या इसमें कितने मासूम मारे जा रहे हैं। ये तो लोकतांत्रिक जवाबदेही को दरकिनार करने का एक बहुत ही चालाक और सच कहूं तो डरावना तरीका है। बिल्कुल है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं, हम लोग रोज इंस्टाग्राम या एक्स स्क्रॉल करते हैं। हम अक्सर भारी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले सिग्मा मेल या वॉर एडिट्स देखते हैं। हम उन्हें लाइक करते और आगे बढ़ जाते हैं। हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हम किसी विदेशी सरकार या अपनी ही सरकार के सैन्य प्रोपेगेंडा का उपभोग कर रहे हैं। और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे आसानी से स्वीकार कर रहा है। मतलब विरोध हो रहा है? हाँ, युद्ध को इस तरह खेल में बदलने का परिणाम शून्य में नहीं होता। असली दुनिया में इसका कड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। तो क्या अमेरिकी सेना के लोग इस वीडियो गेम वाली रणनीति से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अमेरिकी सेना के कई पूर्व अधिकारियों और दिग्गजों ने व्हाइट हाउस के इन मीम्स की कड़ी निंदा की है। जैसे कि किसने? कर्नल जो बुचिनो और कंसर्न्ड वेटरन्स फॉर अमेरिका के जॉन विक जैसे सैन्य दिग्गजों ने इन वीडियोस पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने क्या कहा? उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि युद्ध के फुटेज को कार्टून या वीडियो गेम के साथ मिलाना अश्लील है। ये वो लोग हैं जिन्होंने असली युद्ध देखा है, खून बहता देखा है। उनके लिए ये उन सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सीधा मजाक उड़ाने जैसा है। ये तो लाजमी है। और सिर्फ सैन्य दिग्गज ही नहीं, बल्कि जिन कलाकारों के काम का इस्तेमाल किया जा रहा है वे भी विरोध कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि मशहूर गायिका केशा ने अपने संगीत को इन युद्ध प्रचार वीडियो में इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बिल्कुल। और वीडियो गेम हैलो में मशहूर किरदार मास्टर चीफ नाम के मशहूर किरदार को आवाज देने वाले अभिनेता स्टीव डाउन्स, उन्होंने तो इन वीडियोस को घिनौना वॉर पॉर्न तक कह दिया है। हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मीम वॉर में ईरान से भी कुछ गंभीर कूटनीतिक गलतियां हुई हैं। ईरान से क्या गलती हुई? इंग्लैंड के मालवाहक जहाज के क्रू का मजाक उड़ाते हुए ईरान ने एक मीम पोस्ट कर दिया था। वेट, किसी निर्दोष क्रू का मजाक उड़ाना, ये तो बहुत बड़ी भूल है। हाँ, और वो भी तब जब उस थाई जहाज के क्रू को ओमान की नौसेना ने बचाया था। इस मीम ने थाईलैंड के नागरिकों को बुरी तरह नाराज कर दिया। तो फिर क्या हुआ? थाईलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद ईरान को मजबूरी में वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो अगर मैं इस पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करूं, ईरान के मीम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी नाराज हो रहे और अमेरिका के मीम से उनके अपने ही देश के सैन्य दिग्गज और कलाकार भड़के हुए हैं। सही कहा। तो क्या सच में कोई ये इंटरनेट युद्ध जीत रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कर रहे हैं। आखिर इस सबका लक्ष्य दर्शक मतलब टारगेट ऑडियंस है कौन? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये समझने के लिए हमें इस बात पे गौर करना होगा कि ये डिजिटल युद्ध हर किसी को खुश करने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। तो ईरान असल में किसे निशाना बना रहा है? देखो, ईरान का मुख्य लक्ष्य अमेरिका के आम नागरिक या उदारवादी लोग नहीं है, बल्कि विशेष रूप से ट्रंप का अपना राजनीतिक बेस है। अच्छा। वे जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन जैसे विवादित मुद्दों को उछाल रहे हैं ताकि अमेरिकी राजनीति में पहले से मौजूद दरारों को और गहरा किया जा सके। फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल। इसके अलावा वे पश्चिमी देशों के नागरिकों को युद्ध की वास्तविक आर्थिक कीमत, जैसे शेयर बाजार का गिरना या गैस के बढ़ते दाम, वो याद दिला रहे हैं। उनका एक और बड़ा उद्देश्य अमेरिका के सहयोगी देशों को डराना है ताकि वे इस युद्ध से खुद को दूर रखें। और इसके विपरीत अमेरिका का लक्ष्य ये है कि वे सिर्फ अपने समर्थकों को ये दिखा सकें कि वो कितने ताकतवर और बेखौफ हैं। मतलब वे घरेलू स्तर पर युद्ध को एक एक्शन फिल्म की तरह बेचकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। जो मीम को नियंत्रित करता है वही लोगों के मूड को नियंत्रित करता है। वाओ, जो मीम को नियंत्रित करता है वही मूड को नियंत्रित करता है। हाँ, और इस युद्ध में दोनों ही पक्ष वैश्विक और घरेलू मूड को हैक करने की होड़ में लगे हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि 2026 में आकर ना युद्ध की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। अब युद्ध का मैदान केवल जमीन, हवा या समुद्र की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के साथ साथ सोशल मीडिया के एल्गोरिथम, AI और इंटरनेट कल्चर भी युद्ध के बेहद घातक हथियार बन चुके हैं। सही बात है। ये चर्चा इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि भविष्य में जब भी हम अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कोई मजाकिया एनिमेटेड वीडियो या मीम देखेंगे तो हमें रुककर ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है
या वो किसी देश की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल यही सोचना होगा। और इसी बात के साथ हम एक अंतिम विचार पर आना चाहेंगे। हम शुरुआत में बात कर रहे थे उन दो समानांतर दुनिया की, एक तरफ असली खून बह रहा है और दूसरी तरफ पिक्सेल्स और मीम्स से लड़ाई हो रही है। हाँ। लेकिन इस गेमिफिकेशन का अंतिम परिणाम क्या होगा? जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया को सैन्य युद्ध, तबाही और मौतों को एक मीम, एक जोक या 15 सेकंड के मनोरंजक रील के रूप में देखने की आदत पड़ जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही डरावनी संभावना है ना? कल को अगर सचमुच कोई ऐसा बड़ा वैश्विक संकट आ जाए, कोई महामारी या जलवायु आपदा, जहां समाज के हर इंसान को भारी व्यक्तिगत बलिदान देने की जरूरत पड़े, तो क्या हम उस खतरे की गंभीरता को समझ पाएंगे? या हम बस उसे इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल। या क्या हमारी संवेदनाएं इतनी सुन्न हो चुकी होंगी कि हम बस तब तक इंतजार करेंगे जब तक उस असली संकट पर कोई वायरल मीम बनकर हमारे फोन स्क्रीन पे ना आ जाए? सोचने वाली बात है। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही।